मेरे बच्चों, सामान्य अभिभावकगण, आपका दयानंद ऑनलाइन क्लासेस पे स्वागत है। आज हम इंग्लिश ग्रामर में एक नया टॉपिक लेते हैं। टॉपिक है हमारा पैसिव वॉइस। वॉइस दो प्रकार की है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस हमने टेंस पार्ट में जो सेंटेंस पढ़े थे, ऐसे सेंटेंस जिनका स्टार्ट सब्जेक्ट से होता है, ऐसे सब्जेक्ट जिनका स्टार्ट पर्टिकुलरली विशेष रूप से सब्जेक्ट का होता है, सब्जेक्ट को प्रायोरिटी दी जाती है और ऑब्जेक्ट जिन वाक्यों में पीछे रखा जाता है। इस प्रकार की स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस के वाक्यों की होती है। पैसिव वॉइस में प्रायोरिटी हम ऑब्जेक्ट को देते हैं, फिर इसके पश्चात हेल्पिंग वर्ब रखी जाती है, उसके बाद यहाँ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। फिर यहाँ बाई, अधिकतर आप देखेंगे बाई लगा हुआ उस पर्टिकुलर वर्ब जो होती है वो आने पर बाई का यूज नहीं होता है। और फिर यहाँ हम अंत में सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट फिर लिखने के बाद यहाँ है कि जो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो पीछे जाकर के ऑब्जेक्टिव केस में चेंज होगा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट फ्री लिखने का मेरा तात्पर्य ये है कि जो इस वाक्य में नेगेटिव वॉइस के वाक्य में जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पैसिव वॉइस में पीछे ले जाकर के उससे उसके ऑब्जेक्टिव केस में लिखना होगा। तो ये बात हमें अब आगे जो हम चीज देखेंगे उसमें क्लियर हो जाएगी। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में जो विशेष बदलाव में देखने को मिल रहे हैं, उन चेंजेस में हम ये दो तीन बातें नोट कर सकते हैं। फर्स्ट कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अपने स्थान परस्पर चेंज करते हैं। जैसे विज्ञान में हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया पढ़ते हैं, उसी आधार पर समझा जा सकता है कि सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आता है। इसके पश्चात हेल्पिंग वर्ब। एक्टिव वॉइस का जो वाक्य है जिस टेंस का है, पैसिव वॉइस में उसी भाग की जो हेल्पिंग वर्ब है वो यहाँ यूज होगी। एक्टिव वॉइस के वाक्य में जो हेल्पिंग वर्ब है वो एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर यूज होती है, और पैसिव वॉइस में जो हेल्पिंग वर्ब है वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पर यूज होती है। पर्टिकुलर जो विशेष बात है वो है कि जो पैसिव वॉइस है टीवी, उसमें मेन वर्ब में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। तो ये बातें हैं वो कुछ विशेष होगी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट परस्पर अपना स्थान बदलते हैं। इसके अलावा पैसिव वॉइस का जो वाक्य है उसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अब आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का बदलाव कैसे करना है, उसके लिए हमने प्रोनाउन चार्ट समझना। पहला जो है सब्जेक्टिव केस कहलाता है, दूसरा पॉजिटिव केस कहलाता है, और तीसरा ऑब्जेक्टिव केस कहलाता है। सब्जेक्टिव केस जैसे आई पॉजिटिव इसका होता है माई, और ऑब्जेक्टिव इसका होता है मी। इसी प्रकार वी सब्जेक्टिव है, आवर पॉजिटिव, और अस इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है। इसी प्रकार यू सब्जेक्टिव, योर पॉजिटिव,
यू ऑब्जेक्टिव होता है, ही सब्जेक्टिव, हिज पॉजिटिव और हिम ऑब्जेक्टिव केस, शी सब्जेक्टिव, हर पॉजिटिव और ये हर ऑब्जेक्टिव केस होता है। इसी प्रकार सब्जेक्ट दे है सब्जेक्टिव, देर पॉजिटिव, देम ऑब्जेक्टिव केस। यदि कोई नाम आया है जैसे राकेश सब्जेक्टिव है, राकेश इस अर्थ का है, एस का जो मीनिंग है वो है काके, राकेश। प्रोनाउन चार्ट समझना अति आवश्यक है, क्योंकि जो पेशिव वॉइस है उसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अपनी जगह बदलते हैं। जब आप एक्टिव वॉइस के वाक्य में इस प्रकार से कोई भी सब्जेक्टिव केस पाते हैं तो हमें उसे पेशिव वॉइस में, जब हम उसे पीछे ले जाते हैं तो पेशिव वॉइस में आपको उसे ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करना होगा। जैसे आई चेंज होगा मी में पीछे जाकर के, वी चेंज होगा अस में, ये यू में चेंज होगा, ही हिम में चेंज होगा, शी हर में चेंज होगा, दे में चेंज होगा। और यदि कोई नेम है तो वो पर्टिकुलर नेम ही रहेगा। यदि इट है इट्स इट में चेंज होगा। तो इस प्रकार से एक्टिव वॉइस के सब्जेक्टिव केस को हम पीछे ले जा करके उसी के ऑब्जेक्टिव केस में लिख देंगे। अब यदि आपको ऑब्जेक्ट आगे लाना है, यानी एक्टिव वॉइस के बारे में ऑब्जेक्टिव केस जो है वो इस रूप में आपको मिलेगा। यदि आप उसे पेशिव वॉइस में आगे ला रहे हो, क्योंकि आगे लाना होता है, तो मी जो है वो पेशिव वॉइस में जब आगे आएगा तो उसे इसके सब्जेक्टिव केस में चेंज करके लिखना होगा। तो मी को हम आई लिखेंगे, इसी प्रकार अस को वी लिखेंगे, यू को यू लिखेंगे, हिम को ही लिखेंगे, हर को शी लिखेंगे, देम को दे लिखेंगे। कोई नेम है वो नेम जो है उसी रूप में लिखा जाएगा, इट है तो उसे इट में लिखेंगे। तो ये बात जो है और आगे हम क्लियर कर लेंगे। अब हम पढ़ते हैं जो प्रेजेंट टेंस है उसकी पैसिव वॉइस हम कैसे तैयार करेंगे। वो जो इसके सिंपल रूल्स हैं वो हमने पढ़ लिए हैं। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट परस्पर अपने स्थान को बदल लेते हैं। मेन वर्ब में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो आज हम बात करते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में भी आपको सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस इन बाकी पैसिव वॉइस के बारे में हम समझते हैं। तो हम यहां एबी का शॉर्ट में लिखा है, फुल है एक्टिव वॉइस, और पीवी का अर्थ है पैसिव वॉइस। और बात हम केवल कर रहे हैं आज प्रेजेंट टेंस की। प्रेजेंट टेंस के चारों जो भाग हैं, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। एक्टिव वॉइस में हम बात करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस की। तो हमने पढ़ा था कि इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब डू या डज होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके साथ एस या ईएस लगता है। डू या डज नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग रूप में आते हैं। यदि अफर्मेटिव सेंटेंस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, उसके साथ एस या ईएस हो सकता है जब उस वाक्य में जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर हो। अब इसी टेंस को आप पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे
तो आपको हेल्पिंग वर्ब इज, आर या एम का यूज करना है, और पैसिव वॉइस में मेन वर्ब में वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आती है। किसी भी बात में जाएंगे तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में होगी। अब यहाँ ये जो इजारे हैं, हेल्पिंग वर्ब के रूप में जो इजारे यूज होगा वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ यूज करेंगे। यदि ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज आएगा, यदि ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो आर का यूज होगा, और यदि सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट आगे आकर के सब्जेक्ट के केस के रूप में आई में चेंज होता है तो हम एम का यूज करेंगे। तो ये हुआ हमें प्रेजेंट सिंपल टेंस, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। आगे हम एक्सरसाइज जो लेंगे उसमें ये बात जो है क्लियर हमें और समझ आ जाएगी। इसके बाद अगला भाग देख रहे हैं कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस के जो वाक्य बनते हैं उनमें हमने देखा था हेल्पिंग वर्ब इज, आर और एम का यूज होता है, और मेन वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आती है, यानी आईएनजी फॉर्म जो है वो वर्ब का इसमें आता है। अब आप इसी वाक्य को पैसिव वॉइस में चेंज करोगे तो हेल्पिंग वर्ब आपको इज, आर और एम का यूज करना है। यहाँ इजारे सब्जेक्ट के अनुसार यूज आते हैं और यहाँ जो इजारे हैं वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से यूज में आएंगे। अब आपको क्या करना है, ये जो आईएनजी है, क्योंकि कंटिन्यूअस वर्ड है, कंटिन्यूअस वर्ड का अर्थ है आईएनजी का यूज वहां, तो इस आईएनजी को वाक्य में से हटाते नहीं है, इसको बी के साथ ऐड करते हैं और बीइंग लिख दिया जाता है, और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर है उसे वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देते हैं। यानी हम इस टेंस में से चाहे एक्टिव का वाक्य हो चाहे पैसिव का वाक्य हो आईएनजी को हटाते नहीं है। एक्टिव के सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही आईएनजी लगता है, पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, लेकिन आईएनजी को उस वाक्य में से हम निकालेंगे नहीं, उसे बी के साथ ऐड करके यानी बीइंग लिख करके और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को थर्ड में चेंज कर देंगे। और ये जो बीइंग वर्ड है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म के जस्ट आगे ही लिखा जाएगा। इसके बाद ये हमने कंटिन्यूअस टेंस को देखा, ये भाग एक्टिव का है और ये पैसिव का है। इसी प्रकार अब हम आगे देखते हैं परफेक्ट यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस का जो वाक्य है उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब आपको हैज और हैव यूज में ले जाती है, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें यूज आती है। जब आप पैसिव वॉइस में जाओगे तो आपको हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव का यूज ही करना है। अब इसमें देखिए ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म में वो पैसिव वॉइस में उसी रूप में काम में आएगी, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो पैसिव वॉइस में काम में ली जाती है। अब इस में और इसमें यानी इस टेंस के एक्टिव वॉइस की इस वाक्य में और पैसिव वॉइस के वाक्य में फिर भिन्नता कहाँ होगी, तो ऐसी स्थिति में एक्स्ट्रा जो है बीइंग का यूज वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले किया जाता है। यहाँ हैज और हैव जो है वो सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम में लिए जाएंगे, और पैसिव वॉइस के वाक्य में हैज और हैव जो है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार काम में लिए जाएंगे। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के आगे केवल आपको एक्स्ट्रा BEEN बीइंग लिखना है। तो इस प्रकार से ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव और पैसिव फॉर्म। इसके पश्चात इस टेंस की हम बात करें तो हमने देखा है कि इस प्रकार के वाक्य पैसिव वॉइस में हमें देखने को नहीं मिलते हैं। तो इसका कारण जो है अगर हम समझना चाहें तो शायद वाक्य में एक अशुद्धि उत्पन्न होती है, उस कारण से इंग्लिश में जो है परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो, अशुद्धि उत्पन्न होने के कारण इस बात की पैसिव वॉइस मान्य नहीं है। अगर हम हिंदी में बात करें तो हम बिल्कुल उस वाक्य की पैसिव वॉइस बोल पाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए राम 2 घंटे से एक पत्र लिख रहा है, तो हम बोलेंगे कि पैसिव वॉइस में एक पत्र राम के द्वारा 2 घंटे से लिखा जा रहा है। लेकिन इंग्लिश ट्रांसलेशन में इसमें कुछ अशुद्धि उत्पन्न होती है, उस कारण से इस बार की जो पैसिव वॉइस है मान्य है, जबकि एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब यहाँ हैव होती है और एक्स्ट्रा इसमें बीइंग लगा होता है,
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यहाँ पर यूज होता है। अब हमने पढ़ा है आईएनजी जो हटता नहीं है, तो आईएनजी जब नहीं हटेगा तो इसका बीईआईएनजी बीइंग पड़ेगा, और बीडब्ल्यूएन बीइंग इसमें ऑलरेडी पहले से ही है, तो शायद इसे अशुद्ध वाक्य माना जाता है। इस कारण से इस वाक्य जो है पैसिव वॉइस मान्य नहीं। अब हम एक एक्टिविटी के माध्यम से कुछ उदाहरण लेकर के इन तीनों ही टेंसेस के तो उदाहरण है वो लेकर के समझेंगे किस प्रकार से एक्टिव सेंटेंस को पैसिव सेंटेंस या एक्टिव वॉइस के वाक्य को पैसिव वॉइस के वाक्य में बदला जाता है। इन चीजों को सबसे अच्छे तरीके से समझने का जो तरीका है वो यही है कि आप लिखित अभ्यास करते रहें। रिटन एक्सरसाइज इसमें बहुत जरूरी है। अगर आप नियमित रोजाना कुछ समय निकाल करके जो वर्ब्स हैं दिए हैं उनके जो फॉर्म हैं वो जितने याद करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, सेकंड क्या है उसकी, और थर्ड क्या है। अब हम एक एक्टिविटी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे पहला सेंटेंस लिया मैंने, दे आर प्लेइंग फुटबॉल। अब इसे आप पैसिव वॉइस में चेंज कीजिए। तो अभी हमने देखा था कि किस प्रकार से हमें पैसिव वॉइस बनानी है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट इस वाक्य में फुटबॉल है उसे हम आगे लाएंगे। अब यहाँ ये टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। हमने इससे पहले देखा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में अगर पैसिव वॉइस हम बढ़ाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब इजारे में आती है, और ये जो इजारे में यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगी वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से आएगी। ऑब्जेक्ट यहाँ सिंगुलर है फुटबॉल, तो इसलिए यहाँ पर इजारे में से आपको इज लिखना होगा। फिर मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म में चेंज करना है, लेकिन इसके साथ आईएनजी लगा हुआ है, उस आईएनजी को बी के साथ जोड़ देंगे, बीइंग प्लेड, और उसके बाद बाई। तो ये बाई जो है वो अधिकतर जो वर्ब है उनके पश्चात बाई लेकर के, और फिर जो सब्जेक्टिव केस है उसे पीछे ले जाकर के हमें ऑब्जेक्टिव केस में लिखना है। तो दे का ऑब्जेक्टिव केस होगा दे, बाई दे। तो कुछ पर्टिकुलर वर्ब ऐसी भी है जो जब आती है तो एट या टू इस प्रकार के कई बार हमें यहाँ पर शब्दांश देखने को मिलते हैं। तो इनके बारे में हम आगे जो वीडियो है उनमें थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। इसके बाद ये सेंटेंस है डू यू ईट ए मैंगो डेली। अब ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस का है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो पैसिव वॉइस भी आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस के रूप में ही पढ़नी है। तो सबसे पहले स्टार्ट जो है हम हेल्पिंग वर्ब से करेंगे। तो यहाँ हमने पहले पहचान लिया है कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो यहाँ ए मैंगो ऑब्जेक्ट लाएंगे। उसके लिए हमें स्टार्ट जो है से करना होगा। तो ए मैंगो सिंगुलर है, उसके लिए हेल्पिंग वर्ब इज आएगी, इज ए मैंगो। इसके बाद आपको मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म में चेंज करना है, ईट एट ईटन। उसके पश्चात बाई और फिर यू का ऑब्जेक्टिव केस आपको लिखना है। यहाँ पर ये सब्जेक्टिव केस जो है, ऑब्जेक्टिव केस इसका भी यू ही होता है, और समय सूचक शब्द को अपनी जगह रखेंगे, इंटरोगेटिव मार्क लग जाएगा। तो इसकी पैसिव वॉइस बन गई इज ए मैंगो ईटन बाय यू डेली। डू यू ईट ए मैंगो डेली, क्या तुम रोजाना एक आम खाते हो। इज ए मैंगो ईटन बाय यू डेली, क्या रोजाना तुम्हारे द्वारा एक आम खाया जाता है। इसके पश्चात अगला वाक्य हमने लिया है, शी हैज नॉट कॉल्ड मी।
अब इसे आपको पैसिव में चेंज करना है, तो नेगेटिव सेंटेंस है लेकिन टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट। तो उसमें हमने देखा था कि हेल्पिंग वर्ब है जो हैव का यूज ही करना है, केवल मेन वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है उसके आगे आपको बी डबल ई एन बीन लगाना है। मी यहाँ ऑब्जेक्टिव केस है, आगे लाएंगे किसमें चेंज होगा, आई में। आई के लिए आपको हैज या हैव में से हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, तो आई के लिए हैव का यूज होता है। आई हैव नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए नंबर 3 पर नॉट लिखेंगे। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ लेनी है, ऑलरेडी पहले से ही है तो इसके आगे एक्स्ट्रा बीन लगा देंगे और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई और शी जो सब्जेक्टिव केस है पीछे जाकर के इसके ऑब्जेक्टिव केस में चेंज हो जाएगा, टोल्ड बाई हर। इसी प्रकार और भी सेंटेंस हम जो है इन टेंसेस के यहाँ पेश वॉइस में चेंज करके देखते हैं। अभ्यास अगर करते जाए तो ये जो वाक्य हैं बड़े आसान प्रतीत होते हैं। We are not singing a song। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है, नेगेटिव सेंटेंस है तो ऑब्जेक्ट को हम आगे लाएंगे ए सॉन्ग। अब आपको इजारे हेल्पिंग वर्ब लेनी है, सिंगुलर ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर है ए सॉन्ग इज, नेगेटिव सेंटेंस है नोट लगाएंगे, इसके बाद आईएनजी को बी के साथ ऐड करके लिखेंगे बीइंग, और सिंग की थर्ड फॉर्म सिंग से संग। बाई और वी का ऑब्जेक्टिव केस अस। तो इस प्रकार से इस वाक्य की पैसिव वॉइस हमने बनाई। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। Have you written a story? इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो पैसिव वॉइस भी इंटरोगेटिव ही बनेगी। ए स्टोरी को आपको आगे लाना है और उसके लिए हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव में से लेनी है, तो सिंगुलर ऑब्जेक्ट है तो ए हैज का यूज हम करेंगे, हैज ए स्टोरी बीन रिटन बाय यू का ऑब्जेक्टिव केस यू और इंटरोगेटिव मार्क लगाएंगे। इसके पश्चात एक वाक्य और हम उदाहरण के लिए ले लेते हैं। Am I not teaching you at this time? तो यहाँ हम देख रहे हैं जो टेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ऑब्जेक्ट रूप में हमारे पास यू है और जो सेंटेंस है वो इंटरोगेटिव है। यू को हम आगे लाएंगे लेकिन यू के लिए हमें पहले स्टार्ट जो है वो हेल्पिंग वर्ब से करना होगा। यू के लिए इज आर एम में से हेल्पिंग वर्ब आर आएगी, आर यू ये ऑब्जेक्टिव केस है, आगे लाएंगे सब्जेक्टिव केस में चेंज करेंगे लेकिन यू रूप में लिखा जाता है। आर यू नेगेटिव सेंटेंस है, नंबर 3 पर नोट लगाया। अब मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म में चेंज करना है, टीच पढ़ाना, टॉट टॉट आईएनजी जो है वो हम बी के साथ ऐड करके लिखेंगे, बीइंग टॉट। उसके पश्चात बाई और आई जो सब्जेक्टिव केस है ये चेंज होगा ऑब्जेक्टिव मी में, और जो समय सूचक शब्द है टाइम इंडिकेटिव वर्ड वो अपनी जगह ही रहेगा एट दिस टाइम और इंटरोगेटिव मार्क होगा। इसके बाद हम एक वाक्य और लेते हैं जिसमें ट्वाइस ऑब्जेक्ट हमें दिखाई दे, एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट।
he gives me a book, he gives me a book। केवल एक वाक्य और लेते हैं, फिर हमारी आज की जो क्लास है वो यहाँ हम पूर्ण करेंगे। he gives me a book। अब यहाँ हम देखते हैं he सब्जेक्टिव केस है, gives वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ s लगा हुआ है, me यहाँ ऑब्जेक्ट और a बुक भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ ट्वाइस ऑब्जेक्ट है। तो इस सेंटेंस के आप दो पैसिव वॉइस बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट फर्स्ट है, ऑब्जेक्ट सेकंड है। यदि आप इस ऑब्जेक्ट को आगे लाते हो तो ये अपनी जगह रहेगा, यदि आप इसे आगे लाते हैं तो ये अपनी जगह रहेगा। तो हम दोनों ही तरीके से देख लेते हैं। इसमें हम ए और बी, तो पहले मी को आगे लाते हैं, मी आगे आगे जुड़ेगा आई। अब आपको हेल्पिंग विचार कैसे लेनी है, तो आई के साथ एम का यूज होगा। आई एम गिवन, गिव गेव गिवन। अब बाई और ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होगा। आई एम गिवन ए बुक बाय हिम। इसके पश्चात यदि आप इससे आगे लाते हैं तो ये अपनी जगह रहेगा, तो ए बुक। अब ए बुक जो है वो सिंगुलर ऑब्जेक्ट है, इसके लिए इज, ए बुक इज गिवन मी बाय हिम। इस प्रकार से डबल ऑब्जेक्ट, ट्वाइस ऑब्जेक्ट जो हो उनके हम जो है पैसिव वॉइस से बना सकते हैं। कोई सी भी एक पैसिव वॉइस हम बनाते हैं तो वो जो है मान्य है, सही है। तो आज हमने पैसिव वॉइस में प्रेजेंट टेंस के जो पार्ट है उनका पैसिव वॉइस कैसे बनता है इसके बारे में सीखा। आशा है कि आपको हमारी कक्षाओं के माध्यम से फायदा हो रहा होगा। हम चाहते हैं कि आप जो है अपना कीमती समय, और जो बच्चे हैं जो इस समय बिल्कुल फ्री बैठे हैं, उन्हें हमारी जो क्लासेज हैं करते रहें, और बच्चे जो है उस समय का सदुपयोग कर पाएँ। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, और उसके पश्चात जो बेल आइकन है उसे भी दबाते रहें, ताकि जो नोटिफिकेशन है आपको तुरंत मिलता रहे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।